सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने जा रहे हैं सेमेस्टर थर्ड का पॉलिटिकल साइंस, जो कि यूनिट 3 है हमारा बृहस्पति। हमें पढ़ना है बृहस्पति का स्टेट क्राफ्ट यानी राज्य तत्व, जस्टिस और इंटर स्टेट रिलेशन यानी अंतर्राज्य संबंध। तो बेसिक बात जान लेते हैं हम थोड़ा भारतीय राजनीति के बारे में कि भारतीय राजनीतिक परंपरा में जो लगभग ये दो संघों में बटा हुआ है, एक दंड नीति में और एक अर्थशास्त्र में। जो दो दंड नीति के जो जनक है वो ऋषि भृगु को माना जाता है और अर्थशास्त्र के जनक है ऋषि अंगिरा को माना जाता है। तो दो स्कूल में डिवाइड है, एक भृगु स्कूल एक बृहस्पति स्कूल। तो पहले भृगु स्कूल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। जो दंड नीति के इसमें दंड नीति की बात की गई है, इसमें अच्छी नीति कानून को लागू करने की बात की गई है और इसमें ये कहा गया है कि एक सुव्यवस्थित समाज के लिए दंड नीति को स्थापित करना चाहिए, यानी समाज के कल्याण के लिए हमें दंड नीति को लागू करना चाहिए। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं आज के जमाने में अगर पुलिस ना हो, न्यायालय ना हो तो कैसी स्थिति हो जाएगी। बहुत ज्यादा सब स्वतंत्र हो जाएंगे और स्वतंत्रता ही लोगों के विनाश का कारण बन जाएगा। तो हाँ, आगे जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम पढ़ेंगे शुक्र के बारे में। तो शुक्र जो थे वो दंड नीति से आते थे और जो बृहस्पति पढ़ रहे हैं हम ये अर्थशास्त्र विद्यालय से आते थे, पर हमें इनकी दंड नीति पढ़नी है। तो ये कहते हैं कि दंड नीति को तो ये मानते हैं, किंतु ये इकोनॉमी पॉलिसी को ज्यादा मानते हैं। हमें ये कहते हैं कि हमें एक ऐसी व्यवस्था नीति का निर्माण करना चाहिए जो कि समाज के लिए कल्याणकारी हो, उत्पादन हो, उपज हो, प्रोडक्शन हो, इन सब के बारे में बात हो समाज में। यानी समाज का कल्याण तभी होगा जब समाज में अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। भारत के अर्थव्यवस्था विद्यालय से ये आते हैं और भारत के अर्थव्यवस्था विद्यालय के प्रमुख संस्थापक में से एक है। भारतीय राजनीतिक पौराणिक कथाओं में बृहस्पति को देवताओं के गुरु के रूप में माना गया है। इन्हें उच्च पद पे आसीन किया गया है और इन्हें देवताओं के गुरु देवगुरु कहा गया है। बृहस्पति ने महाभारत में पर्यायवाची और स्वेवात्मक शब्द जैसे कि बृहत, ब्रह्म और महत, इन तीनों के गुणों को आत्मसात किया है, यानी इन तीनों के बारे में बताया है। तो हमें बृहस्पति के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी तो हमें बहुत जगह से मिलती है, पर बृहस्पति के जो पॉलिटिकल थॉट है उनके बारे में हमें जानकारी बृहस्पति सूत्र से मिलती है। तो 1816 में जो F.W. थॉमस है उन्होंने प्रकाशित किया था बृहस्पति सूत्र को। तो ये 6 अध्यायों वाली एक छोटी सी पांडुलिपि है जो कि हाथ से लिखी गई थी। इसको 1816 में थॉमस जो थे उन्होंने प्रकाशित किया था। इसमें बेसिकली इसमें देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति, उनके द्वारा अपने जो शिष्य हैं, उनके जो शिष्य हैं देवताओं के राजा यानी इंद्र, उनको उन्होंने ज्ञान शिक्षा देते हुए संवाद के रूप में यानी डायलॉग फॉर्म में बृहस्पति सूत्र में डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है, जो कि वो अपने शिष्य इंद्र को दे रहे हैं ज्ञान शिक्षा, उसके बारे में लिखा गया है। तो उल्टेकर और जो F.W. थॉमस है, इन्होंने पहली बार इस कार्य को का संपादन करते समय यह महसूस किया कि यह एक महत्वहीन कार्य है और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का नहीं था। तो इस कृति के प्राचीनतम के बाद भी जो बृहस्पति है उनको एक महत्वपूर्ण लेखकार के रूप में उभरे थे वो, जिसका कौटिल्य ने भी कई बार उल्लेख किया है। इनकी जो आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जो इनके जो दृष्टि से इनका एक प्रमुख स्थान है राजनीतिक में, जैसा कि लेखकों ने भी बताया है और हम देख भी सकते हैं। राज्य की संरचना और परिभाषित करते समय बृहस्पति कहते हैं कि मतलब ये ओनली भौतिक दृष्टिकोण को नहीं मानते, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण और भौतिक दृष्टिकोण दोनों को इन्होंने महत्व दिया है। और जो राज्य की उत्पत्ति के कारण यथार्थवादी एवं आदर्श थे तथा यह एक महान लक्ष्य के प्राप्त के लिए करा गया है। ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति एक दैवीय सिद्धांत है, यानी जो विष्णु थे उनकी नाभि से जो ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर महेश जो थे, इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने राज्य की मतलब इन्होंने ही दुनिया बनाई, इन्होंने ही राज्य की उत्पत्ति की। तो ये दैवीय सिद्धांत मानते हैं बृहस्पति राज्य की।
और ये कहते हैं कि मत्स्य न्याय को करने के लिए राज्य की उत्पत्ति की गई है, समाज के कल्याण करने के लिए राज्य की उत्पत्ति की गई है। अंततः संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि राज्य के बारे में बृहस्पति के जो विचार थे वे मन तक ही नहीं स्थित थे, बल्कि एक महान जीवन में भी उन्होंने इस चीज को उतारा था। इस जीवित प्रणाली को अपनी उत्पत्ति और संचालन के लिए जो 7 अलग अलग अंग है राज्य की, उनको बृहस्पति ने बताया है। तो जैसे मनु ने, शुक्र ने और जैसे कि राज्य के 7 अंग बताए हैं कौटिल्य ने, वैसे ही बृहस्पति ने भी राज्य के 7 अंग बताए हैं। तो सबसे पहले हम सामाजिक कल्याण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बृहस्पति ने समाज के बारे में क्या कहा है। बृहस्पति कहते हैं कि अन्य प्राचीन विचारक जो हैं उनकी तरह ही आचार्य बृहस्पति ने भी सामाजिक कल्याण के सिद्धांत पर आधारित सभी गतिविधियों पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हुए कि कभी भी अपने लोगों को नष्ट या नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। ये क्या करते हैं, ये समाज में मेल जोल की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं और एक मत्स्य न्याय की बात करते हैं। तो अब जानते हैं हम राज्य के 7 अंग। तो जैसे कि मनु, कौटिल्य, शुक्र ने राज्य के 7 अंग बताए थे, वैसे ही बृहस्पति ने भी राज्य के 7 अंग बताए हैं। तो इन्होंने सबसे ऊंचा स्थान पृथ्वीपति को दिया है, यानी राजा को। उसके बाद दूसरा स्थान उन्होंने अमात्य को दिया है, यानी मंत्री को, जो शासक को सलाह देता है। तीसरा स्थान इन्होंने राष्ट्र को दिया है, इन्होंने कहा राष्ट्र भी का तीसरा स्थान दिया, यानी जहां पे राजा शासन कर रहा है। चौथा स्थान इन्होंने दुर्ग को दिया, यानी किला जो है वो भी राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर किला पे किसी का कब्जा हो जाए तो वो राज्य पे कब्जा कर सकता है, तो महत्वपूर्ण अंग माना गया है। और 5वां स्थान कोष को दिया गया है। इसको तो राज्य का केंद्र बताया गया है, क्योंकि कोष के बिना राज्य चल ही नहीं सकता है। और उन्होंने दंड को भी स्थान दिया है, क्योंकि दंड ना हो तो राज्य में अराजकता फैलेगी, न्याय नहीं होगा, न्याय व्यवस्था नहीं होगी, तो दंड को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और 7वां मित्र, यानी राज्य का मित्र भी होना चाहिए, यानी जब लड़ाई हो तो मित्र भी रहे सहयोग करने के लिए, दूसरे राज्य से लड़ने के लिए। तो बृहस्पति की शिक्षाओं में पृथ्वीपति की जो अवधारणा है वो शासन और शासक की उस भूमि या क्षेत्र से संबंधित है जिस पर वह शासन करते हैं। बृहस्पति के जो विचार सहित प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में शासक को अक्सर भूमि और उसके संसाधन के संरक्षण के रूप में देखा जाता है। मतलब शासक क्या करता है, जो उसके संसाधन होते हैं राज्य के, उसको सुरक्षित करने के लिए और सब में बराबर बांटने के लिए राज्य को बनाया जाता है, हम ये देखते हैं। तो दैव्य का स्वरूप पद को देते हैं लोगों और राज्य के लाभ हेतु इसको स्थिर सुनिश्चित करते हैं। तो शासक कराधान तथा संसाधन का आवंटन सही से हो और आर्थिक जिम्मेदारी का प्रबंधन हो, इसलिए राज्य का पृथ्वीपति का ये काम है, ये कहा गया है। जो पृथ्वीपति है वो कानून से ऊपर या जवाबदेही से परे नहीं है। मतलब इन्होंने कहा है कि जो राजा है वो भी ऊपर नहीं है कानून से, कानून से भी कानून का पालन करना पड़ेगा और वो भी जनता के जो जवाब है उसको देना पड़ेगा, मतलब जवाबदेही है। बृहस्पति की जो शिक्षा बताती है कि शासक को अपने कार्य को निर्णय के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। मतलब वो जो कार्य करते हैं वो लोगों को बताना चाहिए, उनके लिए वो जवाबदेही है और राज्य और उसके निवासियों के लिए सर्वोत्तम हित के कार्य करे, ये बृहस्पति ने कहा है। पृथ्वीपति के बारे में, पृथ्वीपति के बारे में अन्य विचार की तरह बृहस्पति भी राजा को समाज का मार्गदर्शन करने वाला सर्वोच्च अधिकारी और सभी आर्थिक गतिविधियों को का स्रोत मानते हैं, यानी वे गाइड करने वाले मानते हैं राज्य को, राजा को, और उनका सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इस प्रणाली में सभी गतिविधियां अलग अलग वर्ण समूह द्वारा उन्हें सौंपे गए हैं, विभिन्न प्रकार के कर्तव्य के अनुसार की जाती है। तो जो बृहस्पति है उन्होंने समाज, मतलब इन्होंने जो है कर्म के आधार पर कह सकते हैं कि कर्तव्य के अनुसार जाति को बनाया, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण लेखा जोखा का काम करेगा,
क्षत्रिय रक्षा का काम करेगा, शूद्र वैश्य व्यापार करेगा, शुद्ध तीनों वर्णों की सेवा करेगा, इसका बात की गई है। तो हमारा बृहस्पति जो है वो खत्म होता है। तो हमने जान लिया इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे शुक्र के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।